प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। पहले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि राज्य की उत्पत्ति के अनेकों सिद्धांत हैं। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि राज्य का जन्म भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा किया गया है, और चूंकि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा किया गया है, राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः उसकी आज्ञा का पालन करना नागरिकों का, प्रजा का कर्तव्य है। इस सिद्धांत के विरुद्ध में 17वीं 18वीं शताब्दी में एक नए सिद्धांत का पदार्पण हुआ, जिसे सामाजिक समझौता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है दैवीय न होकर के मानवीय संस्था है। मतलब राज्य का निर्माण भगवान ने नहीं बल्कि मानव ने किया है। व्यक्तियों ने आपस में समझौते के आधार पर किया है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं: प्राकृतिक अवस्था का काल और नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। 16वीं और 17वीं सदी में यह विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया और लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे कि राज्य का जन्म, राज्य का निर्माण, राज्य की उत्पत्ति लोगों ने आपस में समझौता करके किया है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवी संस्था। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की। डच न्यायाधीश ग्रोशियस, फुफेनफोर्डोर्फ तथा स्पिनोजा ने भी इसका पोषण किया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप से प्रतिपादन हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया, जिसे समझौतावादी विचारक कहा जाता है। थॉमस हॉब्स 1588 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1679 में देहावसान हुआ। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे और राजवंश से संपर्क में रहते थे। यही कारण था कि राजतंत्र की व्यवस्था के समर्थक थे और इसी के प्रतिपादन में उन्होंने 1651 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लेवियाथन। और लेवियाथन पुस्तक में ही उन्होंने राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने अपनी इस बुक में मानव स्वभाव के संबंध में बात की है और उन्होंने जिस मानव स्वभाव की बात की है वो उस समय जो परिस्थिति थी उसके अनुकूल ही है। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। उनके सामने मानव स्वभाव का घृणित पक्ष था और उसने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, आत्माभिमानी प्राणी है। वह सदा शक्ति से स्नेह करता है, शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार से उन्होंने मानव स्वभाव की स्वार्थी, अहंकारी, एकाकी के रूप में वर्णन किया है। क्योंकि उस समय जो गृह युद्ध चल रहा था, उस समय मनुष्य का जो स्वभाव उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसी के अनुसार उन्होंने मानव स्वभाव का चित्रण किया है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताते हैं कि यह अवस्था स्वार्थी, अहंकारी, आत्माभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है और इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शत्रु की दृष्टि से देखता है, भूखे भेड़िए के समान एक दूसरे को निगल जानने के लिए घूमने लगता है। मनुष्य को न्याय और न्याय का कोई ज्ञान नहीं है। इस अवस्था में हर व्यक्ति एक दूसरे के जान का प्यासा है। तो ऐसी अवस्था बिल्कुल ही अराजक अवस्था है। समझौता क्यों हुआ, इसके कारण बताते हैं। हॉब्स कहते हैं जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के इस भय से व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करके एक राजनीतिक समाज का निर्माण करे। समझौता क्या हुआ? नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। हॉब्स का कहना है कि यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति के साथ किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपना अधिकार और शक्ति का समर्पण
इस शर्त पे करता हूं कि तुम भी अपना अधिकार और शक्ति इस सभा को सौंप दोगे एवं इसकी आज्ञा का पालन करो। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण किया दिया और यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई और इसी से राज्य का श्री गणेश हुआ। हॉब्स के समझौते के द्वारा एक ऐसी निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है, जिसके प्रजा के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि समझौता लोगों ने आपस में मिलकर के किया। समझौता का कोई पक्ष राज्य नहीं था, या जो राजा उत्पन्न हुआ समझौते के द्वारा वो राजा समझौते का पक्ष नहीं है। सबने अपनी शक्ति अपने अधिकार उस व्यक्ति को सौंप दिया। यही कारण है कि वह लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन लोग को उनकी आज्ञा का पालन करना है। इस प्रकार से हॉब्स जो है राजतंत्र का समर्थन करता है, मतलब ये बताना चाहता है कि राजा की आज्ञा का पालन करना जनता का प्रजा का कर्तव्य और धर्म है। दूसरा विचारक जॉन लॉक इंग्लैंड की ही एक दार्शनिक थे। उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट। इसी पुस्तक में उन्होंने जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इसके 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट को अंतिम सत्ता स्वीकार कर लिया गया था। पार्लियामेंट के हाथ में सत्ता आई थी। लॉक ने अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया है। जैसा हम देखते हैं, हॉब्स जो है राजतंत्र के असीमित रूप का समर्थन करता है, वहीं जो है राजतंत्र का समर्थक जॉन लॉक भी है, लेकिन वह उसे सीमित करना चाहता है, उसे लिमिट में बांधना चाहता है। मानव स्वभाव और प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में लॉक का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया की भावनाएं विद्यमान थी। मानव स्वभाव से ही सामाजिक है एवं प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था हो ही नहीं सकती, बल्कि वह स्वयं की इच्छा, सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। सभी लोग अच्छे थे, सभी मिलजुल कर रहते थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो। ये विचार सब में थी, परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार तो प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकार का आदर करता था। इसमें मुख्य अधिकार था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। 3 अधिकार मुख्य थे। परंतु समझौते की क्यों जरूरत पड़ी? जब सब कुछ ठीक था, लोग अच्छे थे, प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, लोगों को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त थे, तो समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कालांतर में व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाओं का अनुभव हुआ, जिन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था को त्याग करना उचित समझा। और ये असुविधाएं क्या थी? प्रकृति के नियमों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। प्राकृतिक नियम के अनुसार शासन था, व्यवस्था थी, और लेकिन प्राकृतिक नियमों का कोई स्पष्ट व्याख्या करने वाला नहीं था। इन नियमों को की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति सभा नहीं थी और इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। तो यही कारण था कि जो प्राकृतिक नियम है उसकी अच्छे से व्याख्या हो, उसे लोगों से मनवाया जाए और उसको उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाए, ये व्यवस्था नहीं थी। और इसी असुविधा को दूर करने के लिए लोगों ने प्राकृतिक अवस्था को त्याग करके जो है समझौता करके राज्य का निर्माण किया। समझौता क्या हुआ? लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया, परंतु लॉक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि 2 समझौते किए गए। पहले समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना हुई और दूसरे समझौते के द्वारा जो है शासित वर्ग और शासक के बीच में हुआ और इसके तहत राज्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से वो मानता है कि 2 प्रकार का समझौता हुआ। नवीन राज्य का स्वरूप क्या है? लॉक ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत के अंतर्गत शासक और शासित के मध्य जो समझौता संपन्न हुआ है, उससे स्पष्ट है कि सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, और वह लक्ष्य है शांति और व्यवस्था स्थापित करना, जनता का कल्याण करना, जनता के प्राकृतिक अधिकारों की, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, लोगों के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना। और यदि राज्य ये ऐसा करने में असफल होता है तो लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का भी अधिकार लॉक देता है।
जो कि हॉब्स नहीं देता था। हॉब्स ने कहा था कि किसी भी हालत में विरोध नहीं कर सकता, लेकिन लॉक देता है। लॉक लोगों को विरोध का अधिकार देता है। तीसरे जो विचारक हैं, जीन जैक्स रूसो। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में किया है, जो कि 1762 में प्रकाशित हुआ था। मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो ने अपनी पुस्तक में लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस वाक्य में रूसो ने इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है। सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाइयों में बाधक बनती है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। यह आदर्श बर्बर अपने लिए इतना संतुष्ट था कि ना तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी, ना ही किसी का अहित करने की उनकी इच्छा थी। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी, परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता, समानता, पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी। जैसा कि हम देखते हैं, हॉब्स ने क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था बहुत दुखद अवस्था थी। लोग अच्छे नहीं थे, लोग बुरे थे, कष्ट परेशानी था। जबकि लॉक कहता है कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे। रूसो का कहना है कि व्यक्ति न तो अच्छा था न तो बुरा था। व्यक्ति को अच्छाई बुराई का ज्ञान ही नहीं था, व्यक्ति भोला भाला था। समझौता क्यों करना पड़ा? प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ का जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, कृषि का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, संपत्ति का आविष्कार हुआ। क्योंकि जब तक संपत्ति का आविष्कार नहीं होता, जब तक संपत्ति यूरोपीय संस्था नहीं आई थी, तब तक कोई समस्या नहीं थी, सब बराबर थे। लेकिन पहला व्यक्ति जिसने एक जमीन के टुकड़े को घेर के कहा मेरा है, और अब सभी लोग भोलेपन के कारण से स्वीकार कर लिए कि ठीक है तुम्हारा है, संपत्ति का जन्म। फिर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है अपने कब्जे में लेने लगे। इस प्रकार से किसी के पास ज्यादा जमीन, किसी के पास कम जमीन, किसी के पास ज्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन, किसी के पास कम, तो समाज में कोई अमीर कोई गरीब हो गया, कोई ऊंचा और नीचा हो गया। संघर्ष शुरू हुई, परिस्थितियां खराब हुई, युद्ध संघर्ष विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति किया। समझौता क्या हुआ? इस असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपनी संपूर्ण अधिकारों का समर्थन किया गया। किंतु अधिकारों का यह संपूर्ण समर्थन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया, परंतु संपूर्ण समाज के लिए किया गया। सभी ने अपने सभी अधिकारों को सामान्य इच्छा को सौंप दिया, समाज को सौंप दिया। तो देखिए, समाज का सब एक भाग है, तो सभी ने एक हाथ से अपना अधिकार दिया, व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकार का त्याग कर दिया, और सामाजिक रूप से सारे को फिर से अधिकार मिल गए। इस प्रकार से रूसो के समझौता में व्यक्ति सब कुछ देकर के भी कुछ नहीं देता है, वो व्यक्तिगत रूप से दे देता है और सामूहिक रूप से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तो समर्थक हैं, लेकिन तीनों के समझौते की जो प्रकृति है अलग है, तीनों की कल्पना अलग है। तीनों ने प्राकृतिक अवस्था की बात की है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था की परिस्थितियों के बारे में अलग बताया है। तीनों के अनुसार मानव का स्वभाव अलग है, समझौता का तरीका अलग है, लेकिन एक समानता है, तीनों ये मानते हैं कि राज्य का जन्म सामाजिक समझौता के द्वारा हुआ है, न कि ईश्वर। इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। 17वीं 18वीं सदी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा, परंतु 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना प्रस्तुत की। सामाजिक समझौता को कहा गया कि अनैतिहासिक है। लोगों ने कहा कि इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि कभी ऐसा हुआ। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है। लोग कहते हैं कि ये विकास का परिणाम है। प्राकृतिक अवस्था थी और फिर सामाजिक अवस्था आ गई, राजनीतिक अवस्था आ गई अचानक समझौते के द्वारा। ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव का जो वर्तमान स्वरूप है ये विकास का परिणाम है। राज्य विकास का परिणाम है। राज्य का निर्माण नहीं किया गया है, धीरे 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 जो है राज्य का विकास हुआ है। विकासवादी सिद्धांत यही मानते हैं कि राज्य के निर्माण में बहुत सारे तत्वों का योगदान रहा है, वह धीरे धीरे हुआ है। उसका किसी निश्चित समय में व्यक्तियों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा निश्चित समय में समझौता करके राज्य का निर्माण हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, मनुष्य स्वभाव से अवसक्ता बस प्राणी है, जैसा कि अरस्तु मानता है कि राज्य प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है, और राज्य व्यक्ति को राज्य का सदस्य होना ही है। ऐसा नहीं कि वो समझौता करके राज्य का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा।
प्राकृतिक व्यवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था की जो विद्वानों ने बात की है और साथ ही साथ अधिकारों की भी बात की है। तो आलोचकों का कहना है कि अधिकार तभी हो सकता है जब राज्य है। यदि कोई लागू करने वाली संस्था नहीं है तो हम अधिकार को अधिकार नहीं कर सकते। प्राकृतिक व्यवस्था में समझौता संभव नहीं है। जब ये कहा जाता है प्राकृतिक व्यवस्था थी, अच्छी नहीं थी, लोगों में विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं था, लड़ने मरने के उतारू थे, ऐसी परिस्थिति थी जैसा कि हॉफ ने चित्रण किया है या जैसा कि रूसो ने भी बाद में बताया है, तो इस स्थिति में समझौता कैसे संभव है? कहाँ से विवेक आ गए? इसलिए प्राकृतिक व्यवस्था में समझौता संभव नहीं था। समझौता तो राज्य और कानूनों और नियमों के अनुसार होता है। राज्य में समझौता होते रहते हैं क्योंकि उसे पालन करने वाली शक्ति होती है। उस समय समझौता हुआ और समझौता करवाने वाली और समझौता को लागू करवाने की शक्ति नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक व्यवस्था में समझौता संभव नहीं है।